भारतीय संविधान का परिचय। इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1936 में की गई। कांग्रेस का यह अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। मैंने ये वीडियो आपके लिए तथ्यात्मक फैक्ट्स को लेकर, जानकारी को लेकर बनाया है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान की बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट को देख चुके हैं। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कब की गई थी? यह घोषणा 16 मई 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान सभा के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का प्रधान कौन था, जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया? इसे मसौदा को हम प्रारूप कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कि चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, इसलिए उन्हें ही भारतीय संविधान को तैयार करने वाला माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान पारित कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ था, लेकिन ऐतिहासिक महत्व की चूंकि तारीख हमारी 26 जनवरी थी, इसलिए 26 जनवरी तक पूरे संविधान को लागू करने के लिए इंतजार किया गया और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई थी? 389 सदस्य टोटल कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में होने थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल समय भारतीय संविधान सभा को तैयार करने में लगा था। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के लिए सर्वप्रथम किसने अपना विचार दिया? श्री एम.एन. रॉय ने इसे अपना विचार दिया था। इसी कारण इनको भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। 3 जून की योजना किस नाम से जानी जाती है? 3 जून को माउंटबेटन योजना पारित हुई थी, इसलिए इसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय संविधान सत्ता कब तक हस्तांतरित करने की घोषणा की थी? जून 1948 तक उन्होंने कहा था हम भारत को छोड़ देंगे। अंतरिम सरकार की व्यवस्था 2 सितंबर 1946 को किस योजना के तहत की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये व्यवस्था की गई थी। वह उद्देश्य प्रस्ताव जिसे संविधान सभा का आधार निर्मित किया 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किया था। संविधान क्या है? एक सामान्य सी बात आती है, तो संविधान एक मूलभूत संरचना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूलिंग्स हैं, जो राज्य की शक्ति, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना करती है, यानी अकॉर्डिंग टू विच सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट रन। भारतीय संविधान के भूतकाल के उत्तराधिकारी और भविष्य का मृत्युलेख करने वाले होते हैं, यानी भारतीय संविधान भूतकाल के उत्तराधिकारी और भविष्य का मृत्युलेख करने वाले हैं। ये किसने कहा? ये जो बात कही, ये आइवर जेनिंग्स की है, जिन्होंने संविधान के बारे में ये बात कही है। संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा किस प्रकार की सभा है? देश का निर्माण करने के उद्देश्य से गठित एक संवैधानिक सभा है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, इस बात की जानकारी कर लेते हैं। क्योंकि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिल गई। इसलिए अगर हम 26 नवंबर को, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ, अगर हम भारतीय संविधान को लागू कर देते तो 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व खत्म हो जाता। इसलिए हमने 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू किया। श्री एम.एन. रॉय ने अपना पहला विचार किस संविधान के लिए दिया था? तो उन्होंने भारत
के लिए एक संविधान बनाया जाए, इस विषय पर पहला विचार दिया था। 16 मई 1946 को किस योजना की घोषणा की गई? ये कैबिनेट मिशन योजना थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मुख्य विशेषताएं, प्रीएम्बल एंड मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत अब हम कुछ देखेंगे। तो प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, इंडियन पीपल है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान द्वारा कब ग्रहण किया गया? जब संविधान के संपूर्ण मसौदे को मंजूरी दी गई, यानी 26 जनवरी 1949 को प्रीएम्बल पर साइन किया गया। किस शब्द समूह को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसको हम 42वें संविधान संशोधन में जोड़े हैं। भारतीय संविधान सभा की निर्माती सभा की स्थापना किसने की? ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम ने, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक अधिनियम ने भारत की संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन किए जाने की बात कही थी। संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस उस संशोधन में जोड़ा गया? ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। प्रस्तावना का कौन सा शब्द स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राज्य की परंपरा का अंत हो गया है, यानी गणतंत्र? यानी यहाँ का जो हेड होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो वंशानुक्रम से ना होकर के, यानी वो सिलेक्शन से ना होकर इलेक्शन से चुना जाएगा और उसे भारत की जनता चुनेगी। भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किस देश की व्यवस्था पर आधारित है? ये ब्रिटेन की व्यवस्था पर आधारित है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रेरित हैं। कनाडा में के संविधान से हमने क्या लिया है? संघात्मक स्वरूप कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। भारत की न्यायपालिका कैसी है? भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। संविधान सभा भारतीय संविधान किस आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को मतदान का अधिकार देता है? 18 वर्ष की आयु। बीच में ये एक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष किया गया था, लेकिन फिर उसे 18 वर्ष संशोधित करके कर दिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? 3, जिसमें कि सामान्य संशोधन है, विशेष संशोधन है और विशिष्ट संशोधन है। जहां पर राज्यों की 2/3 विधान सभाओं द्वारा संविधान संशोधन को मंजूरी दी जानी है, वो विशेष संविधान संशोधन होता है। भारतीय संविधान किस प्रावधान को सामान्य बहुमत के द्वारा केंद्रीय संसद में संशोधित किया जाता है? तो भारतीय नागरिकता के लिए जो योग्यताएं हैं, उसको सामान्य बहुमत के लिए साथ संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 15। ये नॉर्मल समता का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान को संशोधित करने की शक्ति विशेषतया संसद में विहित की गई है? 24वां संशोधन भारत की संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार कौन भारतीय नागरिक माने जाएंगे? तो 1955 की नागरिकता अधिनियम के तहत भारत के नागरिकों से उत्पन्न वे बच्चे जो विदेशों में हुए हों और वे बच्चे जो भारतीय संघ के अंदर विदेशी नागरिकों से उत्पन्न हुए हों, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। दुश्मनों और राजदूतों से उत्पन्न बच्चे जो भारतीय संघ के अंदर जन्म लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? वे अपने देश के नागरिक होंगे जहाँ के नागरिक उनके माता पिता हैं। भारतीय संविधान में पारित होते समय, यानी भारतीय संविधान में मूलतया कितने अनुच्छेद और धाराएं थी? 395 अनुच्छेद और 8 धाराएं थी। मौलिक कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, जहां पर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, यानी इनकॉर्पोरेट किया गया है? तो संविधान के तीसरे भाग में मूल अधिकारों का है और चौथे भाग में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और उसके बाद भाग 4 का जो है उसमें हमारा आपका मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम कहां पर पूर्ण संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? अमेरिका में। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना कैसा कार्य है? न्याय संगत, यानी चूंकि फंडामेंटल राइट एक ह्यूमन राइट्स हैं और इन्हें हर नागरिक के पास होना जरूरी है, इसलिए ये जुडिशिएबल हैं और जस्टिसिएबल हैं।
भारत की राज्य की सुरक्षा के लिए क्या मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? हाँ, लगाए जा सकते हैं और इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन याद रखेंगे अनुच्छेद 21 कभी भी निलंबित नहीं होता। भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14वें अनुच्छेद में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 16 के तहत है। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद कौन-सा है? तो ये अनुच्छेद 32 ए है। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 352 है, जिसमें राष्ट्रीय आपात जो कि विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में होता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से मौलिक अधिकारों को आवश्यकता अनुसार निलंबित कर सकता है, सिवाय अनुच्छेद 21 के, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। क्या भारतीय संविधान में प्राकृतिक अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है? नहीं, भारत में प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है, यहाँ पर न्यायिक अधिकारों को ही स्वीकृति दी जाती है। क्या भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है? हाँ, कर सकता है। भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? मूलतया 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार निश्चित करके उसे 300 ए के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। इस तरीके से मौलिक अधिकारों की संख्या अब घटकर 6 रह गई है। भारत संविधान के किस भाग में संपत्ति संबंधी अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 300 ए शामिल है? भाग 12 में इसकी व्यवस्था की गई है। सबसे अधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन करके। अधिकार के संवैधानिक उपचार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? इस पर ऊपर चर्चा हो चुकी है, 32 ए के तहत। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 एक अनुच्छेद के तहत आता है, उसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कितने से कितने तक है? 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक, यानी 32 ए में संवैधानिक उपचारों के तहत 5 रिट विशेष याचिकाओं की व्यवस्था है और 35 तक विभिन्न वर्गों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर चर्चा की गई है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 ए में। भारतीय नागरिकों के कुल कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 ए में है। 51 ए भारतीय संविधान के किस भाग में है? ये 4 ए में है। किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायाधीश आता है? अनुच्छेद 21 के तहत। चूंकि हर व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए उसे असंवैधानिक तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर अब हम चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कही गई है? तो अनुच्छेद 39 ए के तहत कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अक्षम है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के संगठन की बात संविधान के अनुच्छेद 40 में कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेदों 36 से 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को पृथक करने की बात संविधान के अनुच्छेद 50 में है। स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो यह बात अनुच्छेद 49 में कही गई है। राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था का विकास हो सके। यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 ए में कही गई है।
किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है? ये भी बात सर आइवर जेनिंग्स ने कही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? निर्देशन तत्व वे नियम हैं जो भारतीय समाज में शासकों को केंद्र और राज्यों में शासन व्यवस्था को कल्याणकारी बनाने और सही से लागू करने के निर्देश देते हैं। भारतीय मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर क्या है? मौलिक अधिकार न्याय संगत है यानी जस्टिसिएबल है, इनको कोर्ट से आप इन्फोर्स करा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, इन्हें कोर्ट से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना है? जन कल्याणकारी राज्य यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। किसने कहा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक चेक हैं जिनकी अदायगी बैंकों की सुविधा अनुसार होगी? ये प्रोफेसर केटी साहा का स्टेटमेंट है। संविधान सभा में कहा गया कि राज्य के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 44 में ये बात कही गई है। इसे याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता यानी 4-4 बराबर की अनुच्छेद है। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंदर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता और अन्य दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का उपबंध करेगा। ये अनुच्छेद 41 में है यानी कल्याणकारी व्यवस्थाओं की बात है। मौलिक अधिकार राज्य को निश्चित कार्य करने से रोकने वाले आदेश हैं। राज्य के निर्देशक तत्व सरकार को कुछ निश्चित कार्य करने के लिए दिए गए सकारात्मक आदेश हैं। ये कथन डायसी का है, यानी डायसी ने नीति निर्देशक तत्वों को सकारात्मक और मौलिक अधिकारों को नकारात्मक बताया है। केंद्रीय कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्रधान, जो संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति है, हम उस पर चर्चा करेंगे अब। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारतीय गणतंत्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है। भारत के राष्ट्रपति के पद त्याग के बाद उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। भारत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्य होने हेतु अर्हताएं रखना जरूरी है? हाँ है। भारत राष्ट्रपति का वेतन उसके कार्यकाल में कितना घटाया जा सकता है? याद रखें, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, इसके कार्यकाल में उसका वेतन नहीं घटाया जा सकता। राष्ट्रपति पर संविधान के नियमों के हनन के आरोप में क्या किया जा सकता है? उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग इम्पीचमेंट कहलाता है, जिसे नॉन कंप्लायंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बेस पर लाया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। संवैधानिक चरित्रों के हनन के आरोप में राष्ट्रपति की क्या स्थिति होगी? उसे इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति किन सजाओं को क्षमा करने का अधिकार रखता है? आजीवन कैद और मृत्युदंड को। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रधान कहलाता है? संवैधानिक प्रधान है, जिसे हम डी ज्यूरे हेड कहते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 56 में कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 59 में हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति के चुनाव का नियंत्रण चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति का घोषित आपातकाल की अवधि क्या होगी? ये 1 महीने का होता है और इसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। देश में आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के भीतर इसे संसद में स्वीकृति के लिए पेश किया जाना अनिवार्य है? संसद का सदन शुरुआत होने के 1 महीने के अंदर। आंतरिक अशांति के कारण सर्वप्रथम देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 में। वित्तीय आपात के बारे में 1960 में उपबंध किया गया है। संवैधानिक आपात का उपबंध
356 में है। राष्ट्रपति के पद त्याग देने के पश्चात पदावधि की समाप्ति पर कितनी वार्षिक पेंशन मिलती है? तो राष्ट्रपति को पेंशन उसके वेतन का आधा 2 लाख 2,50,000 रुपए मिलती है, जो जबकि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर संवैधानिक प्रावधानों के पालन न करने के आधार पर लाया जाएगा। राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने के बाद भी उस पद को धारण किए रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता। ये बात अनुच्छेद 62 में कही गई है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार देता है? अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार देता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? कई बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अनुच्छेद 56 ए के तहत राष्ट्रपति अपना लिखित त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब भारत के उपराष्ट्रपति पर चर्चा करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहलाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद पर होता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखा है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा मिलकर एक निर्वाचक गणों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति अपना लिखित त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अगर अपना पद खाली करता है या किसी कारण उसका पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति के स्थान पर काम करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। भारत का कोई भी नागरिक कितनी भी बार उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है, इसलिए उसे कई बार हम चुन सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न संसद की सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण संविधान के अनुच्छेद 69 यानी 69 में दिया गया है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल को 6 महीने तक संभालेगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है? अनुच्छेद 67 का के तहत उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 64 में कहा गया है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है, तब वह किस प्रकार के वेतन और सुविधाओं का हकदार होगा? अगर वो काम राष्ट्रपति के पद पर कर रहा है, तो ऐसे में उसे राष्ट्रपति के पद की सारी सुविधाएं और वेतन मिलेंगी। ऐसे में वो राज्यसभा का सभापति का जो सुविधा और वेतन है वो नहीं लेगा। ऐसे में राज्यसभा का सभापति जो उपसभापति होगा वो रहेगा। भारत के राष्ट्रपति की आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष है। भारत का उपराष्ट्रपति होने के लिए सबसे पहली विशेषता है कि वह भारत का नागरिक हो। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की केंद्रीय सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ध्यान रखेंगे लोकसभा में बहुमत दल का नेता उसे होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 75 ए के तहत उसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किस आधार पर एक मंत्री को बर्खास्त कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार यानी उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री, इसे हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री कितने श्रेणी के होते हैं? द्वितीय श्रेणी के मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री सामान्यतया किसका सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। बजट मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है और इसे पेश वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है। जब कोई मंत्री अपना प्रधानमंत्री का विश्वास खो देता है, तो उसे किस प्रकार पर बर्खास्त कराया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देकर। प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा किया गया है। मंत्रिपरिषद किसके विश्वास को प्राप्त करके अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है? लोकसभा का विश्वास, यानी लोकसभा में उसे बहुमत हासिल होना चाहिए।
प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री किसकी कृपा पर अपने पद पर बने रह सकते हैं? राष्ट्रपति की कृपा पर बने रहेंगे। शर्त ये है कि उन्हें बहुमत लोकसभा में हासिल होना चाहिए। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रियों के कर्तव्यों की व्यवस्था करता है या विभाजन करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होगा। अनुच्छेद 74(2) के तहत मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए परामर्श जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। ये अनक्वेश्चनेबल है, इन्हें चैलेंज नहीं किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों का सदस्य हुए बिना एक व्यक्ति मंत्री हो सकता है केवल 6 महीने के लिए। इसके बाद उसे या तो मंत्री लोकसभा का दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य होना होगा, अन्यथा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के प्रायोजन के प्रारूपों को उसके अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यह अनुच्छेद 75(4) में वर्णित है। जो मंत्री निरंतर 6 मास की अवधि तक सदन के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं है, उसकी अवधि की समाप्ति पर मंत्री रहेगा। यह बात अनुच्छेद 75(5) में कही गई है। राष्ट्रपति किसकी सलाह मानने को बाध्य है? 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। संसद के किसी सदन का सदस्य न रहने पर क्या किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री बना सकता है? हाँ, लेकिन शर्त होगी कि उसे 6 महीने में संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। राष्ट्रपति द्वारा राजदूत की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राजदूत की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय संसद, यूनियन पार्लियामेंट, जिसमें कि ऑलरेडी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोकसभा और राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा को हम लोकसभा कहते हैं। संसद संघ के लिए एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। ऐसा अनुच्छेद 79 में कहा गया है। भारत में प्रथम सदन या निम्न सदन के रूप में लोकसभा को जाना जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन और द्वितीय सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा की संरचना संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अगर एंग्लो इंडियन समुदाय को जोड़ा जाएगा तो ये संख्या 552 होगी, अन्यथा ये 550 होगी। वर्तमान में 524 सदस्य आपके राज्यों से और 26 सदस्यों का चुनाव संघ शासित प्रदेशों से होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये एंग्लो इंडियन संप्रदाय के होते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा की मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। इन्हें साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल साइंस यानी विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। 2 सदस्यों को जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं, ये एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये याद रखेंगे। राज्यसभा का अगर कार्यकाल कहा जाए, यहाँ पर थोड़ी सी विसंगति है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे करेक्ट कर लें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा की कार्यवाही को लोकसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संभालता है। राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए होगी। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होता है। सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपसभापति करेगा। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से निर्वाचित करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर उत्पन्न मतभेद की स्थिति को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति कितने दिनों के भीतर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? ये 1 महीने के अंदर बुलाया जाएगा। ये अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जब किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित कर राज्यसभा में अनुमोदन के लिए भेजा गया है तो उसे राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है, अन्यथा वह पास मान लिया जाता है।
यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती है, तो ये दोनों सदस्यों द्वारा पारित माना जाता है। संघ की न्यायपालिका, यूनियन जुडिशियरी, भारत की सबसे बड़ी न्यायिक अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 31 होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करेंगे यानी 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपना त्याग पत्र लिखित तौर पर राष्ट्रपति को देता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 2,80,000 रुपए प्रति महीना होता है। इन्हें 16,80,000 वार्षिक पेंशन और 20 लाख की ग्रेच्युटी मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए प्रति महीना, 15 लाख की वार्षिक पेंशन और 20 लाख ग्रेच्युटी मिलती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत संविधान के अनुच्छेद 136 में दी गई है। निर्वाचन के विषय में संविधान के अनुच्छेद 147 में कहा गया है। संघ की न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। संघ की न्यायपालिका का वर्णन कुल 24 अनुच्छेदों में वर्णित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि उच्च न्यायालय को संसद द्वारा पारित कानून को भारतीय संविधान की रेफरेंस में देखना होता है कि वो भारतीय संविधान के अधिकारों को कहीं कम तो नहीं कर रहा है। संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पुनः प्रदान की गई है 43वें संविधान संशोधन द्वारा। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित हैं। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 141 में। इसका अर्थ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उसके द्वारा पारित निर्णयों को समान मामलों में निचली अदालतों में अक्षरशः कानून जैसे लागू किया जाता है। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य वस्तुतः सामाजिक क्रांति के संरक्षक का भार सौंपा गया है। यह एक कथन जी ऑस्टिन का है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत ऐसी बात कही गई। तदर्थ न्यायाधीशों को एडहॉक जजेस को जो कि विशेष पर्पस के लिए नियुक्त होते हैं, इनका उल्लेख अनुच्छेद 127 में करा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संविधान के अनुच्छेद 125(1) में वर्णित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। संघ की राज्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर। भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान राज्यपाल होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संविधान के अनुच्छेद 153 में ऐसी व्यवस्था की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी उपबंध अनुच्छेद 156(1) में वर्णित है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोई भी भारतीय नागरिक कितनी भी बार राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल के पद के लिए सभी शर्तें संविधान के अनुच्छेद 158 में दी गई हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश 6 महीने से लेकर 6 सप्ताह तक मान्य रहता है। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ऐसी बात का वर्णन अनुच्छेद 155 में किया गया है। राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए आहर्ताओं में संविधान के अनुच्छेद में बात कही गई है, यानी राज्यपाल की जो आहर्ताएं हैं, उसकी योग्यताएं हैं, वो अनुच्छेद 157 में वर्णित हैं। राज्यपाल अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 158(2) में कहा गया है। राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बातें संविधान के अनुच्छेद 159 में कही गई हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में है।
किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिन विषयों को राज्य के विधानमंडल में विधि बनाने की शक्ति की दी गई है, ऐसा अनुच्छेद 162 में कहा गया है। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में राष्ट्रपति को निर्णय लेने का अधिकार अनुच्छेद 160 में है। राज्य के राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपए होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल एक राज्य के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की बात करेंगे अब। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की वही हैसियत होती है जो कि लोकसभा केंद्र सरकार में आपके प्रधानमंत्री की है। राज्यपाल को उसके कार्यों और में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्य मंत्रिपरिषद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इसके लिए उसे मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत दल का नेता होना होगा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्य सरकार का प्रधान जो वस्तुतः प्रधान है वो मुख्यमंत्री होता है, संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य मंत्रिपरिषद शासन में तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे राज्य विधानसभा में बहुमत दल का विश्वास प्राप्त है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा राज्यपाल करता है, जो कि मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। राज्यपाल किसी मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह पर बर्खास्त कर सकता है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की विवेचना करता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 163 में है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, विधानसभा में बहुमत हासिल होने तक। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उपबंध अनुच्छेद 164(1) में है। मुख्यमंत्री साधारणतया विधानसभा का सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। ये बात 164(2) में कही गई है। राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान 164(5) में है। किसी मंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए तब कहा जाएगा जब उसने मुख्यमंत्री का विश्वास खो दिया हो। यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है जिसके संबंध में संविधान राज्यपाल से अपेक्षित करता है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो इसके निर्णय करने का काम राज्यपाल का होगा। यह राज्यपाल की विवेकीय शक्ति होती है। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रायोजनों के अनुरूप उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, ऐसा अनुच्छेद 164(3) में वर्णित है। कोई भी मंत्री 6 मास की अवधि तक राज्य के विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बना रह सकता है, लेकिन इसके पश्चात उसे उसका सदस्य होना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ऐसी बात अनुच्छेद 164(4) में कही गई है। राज्य का विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है, निम्न सदन विधानसभा है, जैसे ऊपर लोकसभा और राज्यसभा है। विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे गोवा है, पांडिचेरी है, ऐसे राज्यों के लिए संविधान सभा में इनकी सदस्यता में 60 से भी न्यूनतम संख्या की जा सकती है। राज्य का राज्यपाल विधान परिषद में इसकी सदस्यता की संख्या का कौन सा भाग नियुक्त करता है? तो राज्यपाल विधान परिषद में 12वां भाग नियुक्त करता है। राज्य की विधानसभा की अधिकतम अवधि 5 वर्ष की होती है। राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में संविधान के अनुच्छेद 172 में वर्णन किया गया है। राज्य विधानसभा के कार्यकाल को आपात स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य विधानसभा के संचालक पदाधिकारी को अध्यक्ष कहते हैं। विधान परिषद की कार्रवाई संचालन करने वाले अधिकारी को सभापति कहते हैं। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्य विधानमंडल के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम अंतराल का समय राज्य विधान परिषद के कितना होता है? राज्य परिषद का सदस्य होने के लिए विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की आयु आवश्यक है। विधानसभा का सदस्य होने के लिए आप 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र विधान परिषद के उपसभापति को देता है।
विधान परिषद का उपसभापति अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को देगा, यानी किसी भी सदन का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति अपने त्यागपत्र आपस में देते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने के संबंध में विधानसभा में इसका निश्चय संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष का होगा। जब कोई व्यक्ति विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडलों में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में अनुच्छेद 210 में वर्णन है। कोई सदस्य जो कि हिंदी, अंग्रेजी में से किसी भाषा के अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसे मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा विधानसभा या विधान परिषद का सभापति दे सकता है। न्यायालयों के विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किए जाने के संबंध में अनुच्छेद 212 में कहा गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय में क्या व्यवस्था है, या राज्यों के उच्च न्यायालय स्टेट जुडिशरी क्या होगी। राज्य में सर्वोच्च न्यायिक अदालत उच्च न्यायालय होती है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपनी सेवा में बने रहते हैं। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 वर्ष से 62 वर्ष तक की गई? ये 15वां संशोधन था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए प्रति महीना, 15 लाख की वार्षिक पेंशन और 20 लाख की ग्रेच्युटी होती है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000, 13,50,000 की वार्षिक पेंशन और 20 लाख ग्रेच्युटी होती है। अपर कार्यकारी और न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिक से अधिक वर्षों के लिए 2 वर्षों की होती है, यानी जो तदर्थ न्यायाधीश हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करता है, तो वह अनुच्छेद 222 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के लिए बाध्य है। 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था संसद कानून बनाकर कर सकता है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के आग्रह पर मुख्य न्यायाधीश राज्य के लोक सेवा आयोग की सलाह से करेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य का प्रावधान अनुच्छेद 231 में है। अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण और उसके नियंत्रण का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेवाओं में व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और उनकी छुट्टी के मामले का अधिकार पर पूर्ण नियंत्रण उच्च न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय को न्यायाधीशों को पदच्युत यानी उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को है। दीवानी मामलों में जिला में अपील का सबसे बड़ा न्यायालय जिला दीवानी न्यायालय होता है। फौजदारी मामले में राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय सेशन जज का न्यायालय होता है। संघ और राज्यों के संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। केंद्र और राज्य के बीच साधारणतः 3 प्रकार के संबंध होते हैं। प्रायोजित विधायन के दुरुपयोग को रोकने के लिए 2 प्रकार के नियंत्रण लगाए गए हैं। ये प्रत्यायोजित विधायन का मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जिसमें कि पावर नीचे ट्रांसफर किया जाता है। इसको दुरुपयोग न किया जाए, इसके लिए न्यायिक और संसदीय नियंत्रण लगाए गए हैं। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। संघ सूची में कुल 97 विषय प्रथमतया थे। वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय हैं। वर्तमान में इनमें 61 विषय हैं। संघ समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें मूलतः 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं। विवाह और विवाह विच्छेद की सूची संबंधित समवर्ती सूची है। संविधान संशोधन द्वारा संघ सूची में संघ और सशस्त्र बल पर नियंत्रण संबंधी विषय 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। संसद और राज्य विधानमंडलों को संयुक्त परिवार में सूची बनाने का अधिकार समवर्ती सूची में है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार को दी गई हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाएगी। राज्यों की और संघ की बाध्यता से संबंधित अनुच्छेद 256 है। कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की आदि संघ शक्ति का अनुच्छेद का प्रावधान 258 में है। संघ के सशस्त्र बलों और अन्य बलों के
अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता के संबंध में अनुच्छेद 257 का में प्रावधान है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में रेलवे के संरक्षण के लिए और उसके उपायों बारे में निर्देश देने तक प्राप्त होगा। यह अनुच्छेद 257(3) में कहा गया है। संघ को कृत्यों को सौंपने वाले राज्यों की शक्ति का अनुच्छेद 258 का है। भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता संबंधित अनुच्छेद 260 है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और वर्तमान राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और मान्यता प्रदान की जाएगी। यह अनुच्छेद 261 में कहा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय और राज्य के बाहर किसी भी कार्य के लिए विधि द्वारा निष्पादन किया जाएगा। यह अनुच्छेद 261(3) का प्रावधान है। भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को जिन श्रेणियों में विभाजित करता है, वे विस्तार की दृष्टि से विभाजन और विधायन वस्तु की दृष्टि से विभाजन हैं। इस तरीके से भारतीय संविधान की ये पूरी अवधारणा आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल के साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।